नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद देवचलन में आपका स्वागत है। दोस्तों, मौर्य साम्राज्य का प्रशासन व्यवस्था पे चर्चा कर रहे थे। अब देखते हैं दोस्तों, मौर्य साम्राज्य में नगर प्रशासन तो थोड़ा सा देख भी लिए थे तो कुछ काम आ गया था। तो अब देखते हैं दोस्तों, अब नगर प्रशासन। नगर प्रशासन के प्रमुख अधिकारी को एस्ट्रोनोमोई कहा जाता था तथा जिला अधिकारी को एग्रोनोमोई कहा जाता था। जो एक लोक प्रशासन अधिकारी होता था एग्रोनोमोई। तो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में नगर प्रशासन का उल्लेख नहीं किया है। जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है दोस्तों, इसमें कौटिल्य ने नगर प्रशासन का उल्लेख नहीं किया है, लेकिन मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में नगर प्रशासन का वर्णन किया है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में तो नहीं किया है, लेकिन मेगस्थनीज ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक लेखक इंडिका में इन्होंने नगर प्रशासन का उल्लेख किया है। नगर प्रशासन के प्रमुख अधिकारी को एस्ट्रोनोमोई कहा जाता है तथा जिला अधिकारी और सड़क निर्माण अधिकारी या लोक निर्माण अधिकारी को एग्रोनोमोई कहा जाता था। मेगस्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्यों के संगठन द्वारा संचालित किया जाता था। मेगस्थनीज के अनुसार जो पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन है, यह 30 सदस्यों के संगठन द्वारा संचालित किया जाता था। 30 सदस्यों में 6 समितियां बनाई गई थी। प्रत्येक समिति 5 सदस्य होते थे। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। जैसे शिल्प कला समिति, उद्योग व्यापार समिति, विदेश समिति, वस्तु निरीक्षण समिति, जनगणना एवं जनसंख्या समिति, कर निरीक्षक समिति, विभिन्न समितियां थी जिसमें 5 सदस्य होते थे। 6 समितियां हैं। शिल्प कला, विदेश समिति, जनगणना एवं जनसंख्या समिति, उद्योग व्यापार समिति, वस्तु निरीक्षक समिति और कर निरीक्षक समिति। 6 समितियां थी, इसमें 5 सदस्य थे। गूढ़ पुरुष या गुप्तचर व्यवस्था देखते हैं दोस्तों, या कौन कौन है या कैसी है। गूढ़ व्यवस्था 2 प्रकार की थी। एक संस्था गूढ़ व्यवस्था यानी संस्था गुप्तचर, यह अस्थायी गुप्तचर व्यवस्था थी। अस्थायी गुप्तचर व्यवस्था थी। अस्थायी गुप्तचर व्यवस्था यानी संस्था गुप्तचर, और संचरा गुप्तचर यानी भ्रमरशील गुप्तचर। ये संचरा यानी भ्रमरशील रहते थे। इन दोनों का प्रमुख अधिकारी सर्प महामात्य कहलाता था। यही गुप्तचर 2 प्रकार के होते थे, संस्था गुप्तचर और संचरा गुप्तचर, अस्थायी और भ्रमरशील। मौर्य काल में गुप्तचर प्रणाली का प्रचलन रहा। तो कौटिल्य ने अपनी पुस्तक में 2 प्रकार के गुप्तचरों का उल्लेख किया। मौर्य काल में गुप्तचर प्रणाली थी। ये लोग छुपकर, गुप्त रहकर, भेष बदलकर नगर प्रशासन की जो भी व्यवस्थाएं उसको देखते थे। चोरी छुपे जो भी बाहर के घुसपैठे दुश्मन आदि पर ये नजर रखते थे। ये भी बहुत अच्छी बात है कि ये लोग छुपकर जनता की भावनाओं को समझना, उनको देखना, वो क्या चाहते हैं ये सब बताना आकर के राजा को, तथा कहाँ दुश्मन है, क्या रणनीति कोई बना रहा है, ये सभी व्यवस्थाओं के लिए इन्होंने इस प्रणाली की शुरुआत की थी। मौर्य काल में गुप्तचर प्रणाली की तो 2 तरह के थे, अस्थायी और संचरा। कुछ लोग अस्थायी रहते थे, कुछ लोग घूम घूम कर भ्रमण कर करके ये लोग प्रचार प्रसार को देखते थे कि क्या क्या चल रहा है, कहाँ क्या चल रहा है।
तो संस्था गुप्तचर, आइए देखते हैं संस्था गुप्तचर। ये गुप्तचर संस्थाओं से जुड़कर जानकारियां एकत्रित करने का कार्य करते थे। यानी संस्था गुप्तचर, एक गुप्तचर संस्थाओं से जुड़कर जानकारी एकत्रित करने का कार्य करते थे, जैसे विद्यार्थी के भेष में, सन्यासी के भेष में, व्यापारी के भेष में, किसान के वेश में और तपस्वी के वेश में इत्यादि के भेष में ये लोग जानकारियां इकट्ठा करते थे, प्राप्त करते थे और आकर के राजा को बताते थे। ये अस्थाई गुप्तचर होते थे, ये भेष बदल के कार्य करते थे। अगला है संचरा गुप्तचर। ये लोग जो भ्रमण करके कार्य करते थे, संचरा यानी घूम कर कार्य करते थे। जो गुप्तचर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जानकारियां एकत्रित करते थे, उन्हें संचरा या भ्रमणशील गुप्तचर कहा जाता था। ये लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा करके वहां की समस्याओं को, जानकारियों को प्राप्त करते थे, इकट्ठा करते थे और आकर के ये सब बातें राजा को बताते थे। इनमें उपासिका यानी परिव्राजक, इसमें उपासिका नामक महिलाएं और गणिकाएं जानकारियां एकत्रित करती थी, जो भी वेश्याएं होती थी। कुछ संचरा गुप्तचर दूसरे देशों में जाकर नौकरी करने लगते थे और सूचना एकत्रित करके भेजने का कार्य करते थे। उन गुप्तचरों को उभय वेतन गुप्तचर कहा जाता था। उभय वेतन, वहां भी वेतन मिलता था और यहां भी इनको वेतन मिलता था। दो तरह के वेतन पाते थे। वहां की जानकारी अपने राजा को ला करके देते थे। यह भी एक प्रमुख गुप्तचर होते थे जो कार्य करते थे सूचना को प्राप्त करने का। अब देखते हैं मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था। मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था की बात की जाए तो मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था का प्रधान जो होता था, प्रभु, वो सम्राट होता था। यह दो प्रकार के न्यायालय की व्यवस्था किया गया है। मौर्यकाल में दो प्रकार की न्याय व्यवस्था, धर्म स्थानीय न्यायालय, अगला है कंटक शोधन न्यायालय। धर्म स्थानीय न्यायालय यह दीवानी न्यायालय होता था। जो धर्म स्थानीय न्यायालय है दोस्तों, यह दीवानी न्यायालय होता था। इस दीवानी न्यायालय का प्रमुख न्यायाधीश है व्यवहारिक। प्रमुख न्यायाधीश व्यवहारिक है दोस्तों दीवानी न्यायालय का। अगला है कंटक शोधन न्यायालय। कंटक शोधन न्यायालय यह एक फौजदारी न्यायालय होता था। इसके प्रमुख न्यायाधीश होते थे प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा फौजदारी न्यायालय के प्रमुख प्रतिष्ठा होते थे तथा दीवानी न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश व्यवहारिक होते थे। मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था दो प्रकार की थी, धर्म स्थानीय और कंटक शोधन। मौर्यकाल में न्याय का प्रधान सम्राट होता था, उसे राजा का न्यायालय कहा जाता था। मौर्यकाल में न्याय का प्रधान सम्राट होता था, उसे राजा का न्यायालय कहा जाता था। सबसे छोटा न्यायालय ग्राम न्यायालय है। सबसे छोटा न्यायालय ग्राम न्यायालय था। ग्राम न्यायालय में ग्रामीणी अथवा गांव का वृद्ध व्यक्ति न्याय करता था। प्रत्येक इकाइयों पर न्याय दिया जाता था, लेकिन अंतिम न्याय सम्राट द्वारा दिया जाता था। मौर्यकाल में मृत्युदंड, शारीरिक दंड, अर्थदंड एवं अंग विच्छेदन जैसे कठोर दंड का प्रावधान था। कठोर दंड दिया जाता था। कठोर दंड मौर्यकाल में कठोर दंड दिया जाता था। राजा के अलावा एक दीवानी न्यायालय और एक फौजदारी न्यायालय भी होता था। इन न्यायालयों के न्यायाधीशों को 18 प्रकार के तीर्थों में शामिल किया गया था। जो भी न्यायाधीश थे, इनको 18 प्रकार के तीर्थों में शामिल किया गया था।
दीवानी न्यायालय और फौजदारी न्यायालय के न्यायाधीशों को 12,000 पौंड प्रतिवर्ष वेतन दिया जाता था। इस प्रकार से जो इनकी न्याय व्यवस्था भी थी अच्छी थी और नगर प्रशासन व्यवस्था प्रशासनिक सारी व्यवस्थाएं जो मौर्य काल की थी बहुत अच्छी थी। मौर्यकालीन समाज पे चर्चा करते हैं। तो मौर्यकालीन जो समाज है इसका वर्गीकरण 4 तरह से किया गया था। तो वर्गीकरण जो था मौर्यकालीन समाज का वर्गीकरण यही है, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 प्रकार का ये समाज था दोस्तों, इसी का वर्गीकरण किया गया है। ये 4 प्रकार का समाज है। कौटिल्य के अनुसार शूद्रों को आर्यपुत्र भी कहा जाता है। कौटिल्य के अनुसार शूद्रों को आर्यपुत्र कहा जाता है। तो यही है मौर्यकालीन समाज का वर्गीकरण 4 प्रकार से है। तो देख लेते हैं। कौटिल्य ने समाज को उपरोक्त 4 वर्गों में विभाजित किया। कौटिल्य ने समाज को उपरोक्त 4 वर्गों में विभाजित किया, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। उसने शूद्रों को आर्यपुत्र कहा और सेना में भर्ती भी किया। शूद्रों को सेना में भर्ती किया, आर्यपुत्र की संज्ञा दी कि आप लोग आर्यपुत्र हैं। मेगस्थनीज ने इंडिका में 7 प्रकार की जातियों का उल्लेख किया है। मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक, प्रसिद्ध पुस्तक है इंडिका, इसमें 7 प्रकार की जातियों का उल्लेख किया है कि ये जातियां 7 प्रकार की हैं। और कौटिल्य ने समाज को 4 वर्गों में विभाजित किया है, ये भी हमने देख लिया। तो जो 7 प्रकार की जातियों का उल्लेख किया है मेगस्थनीज ने इंडिका में, तो ये जातियां हैं, 7 जातियां हैं। दार्शनिक, अहीर, कृषक, कारीगर, कारीगर को शिल्पी कहते हैं, सैनिक, निरीक्षक और सफासद। ये 4 प्रकार की जातियां हैं, इसका इन्होंने वर्णन किया है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं और एक बेहतरीन क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।